नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। अपन पढ़ रहे हैं ओपीडी पे, ठीक है, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। जैसे अपनी जो क्लास जो थी वो प्रकाश से रिलेटेड थी, जिसमें अपन ने अपवर्तन, परावर्तन, ये सारी चीजें देख ली, ऑब्जेक्टिव भी देख लिए। आज जो क्लास रहेगी वो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें जो है वो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ये परिवर्तन जो है वो क्या है? परिवर्तन यानी बदलाव, चेंज। चेंज हो जाना, इसको बोलेंगे अपन परिवर्तन बोलेंगे। पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपने दूसरे किसी पदार्थों के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं, ठीक है। जिसमें उनके भौतिक या रासायनिक गुणों में बदलाव आ सकते हैं, ठीक है। अगर भौतिक गुणों में बदलाव आते हैं केवल और केवल, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक गुणों में परिवर्तन आता है तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन में भौतिक गुण भी परिवर्तित हो सकते हैं, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। सबसे पहला जो है वो है भौतिक परिवर्तन, ठीक है। क्या है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी पदार्थ की अवस्था, देखो ध्यान रखना, अवस्था, अवस्था में वो ठोस, द्रव कोई भी हो सकती है, ठोस, द्रव एवं गैस, ये अवस्था हो सकती है। इसमें बदलाव आ सकता है, अवस्था में बदलाव आ सकता है, तो वो जो कहलाती है वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। आकार में बदलाव आ सकता है, आमाप में बदलाव आ सकता है, रंग में बदलाव आ सकता है, ठीक है। तो अगर इनमें भौतिक गुणों के अंदर, ये सारे क्या है? भौतिक गुण है, ये सारे क्या है? भौतिक गुण। और अगर भौतिक गुणों में जो बदलाव आते हैं तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा। कौन सा परिवर्तन कहा जाएगा? भौतिक का परिवर्तन कहा जाएगा। इन भौतिक गुणों में होने वाले परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगर भौतिक गुणों के अंदर क्या होता है? परिवर्तन। रासायनिक गुण कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं। रासायनिक गुण जो होंगे वो कैसे रहेंगे? समान रहेंगे, या उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। इसमें नए पदार्थ नहीं बनते हैं, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, ध्यान रखना। दूसरा, ये ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अधिकांशतः उत्क्रमणीय होते हैं। कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय। यानी उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सिबल, यानी जो प्रोडक्ट बन चुका है उस प्रोडक्ट से वापस अपन क्या बना सकते हैं? अभिकारक का बना सकते हैं। तो अभिकारक से उत्पाद बनता है, उत्पाद से वापस अभिकारक बनता है। ऐसा अगर परिवर्तन है तो वो कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे पदार्थों का रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। यानी पहली चीज, अवस्था भौतिक गुणों में होगा, अवस्था परिवर्तन हो सकती है, आकार परिवर्तन हो सकता है, आमाप परिवर्तन हो सकता है, ठीक है, रंग परिवर्तन हो सकता है, भौतिक गुण जो है वो ये परिवर्तित हो सकते हैं। नया पदार्थ नहीं बनेगा। ऐसे परिवर्तन जो होंगे वो उत्क्रमणीय होंगे, रिवर्सिबल होंगे, यानी वापस आप जो है प्रोडक्ट से वापस आप अभिकर्मक बना सकते हो, ठीक है, या रिएक्टेंट बना सकते हो या अभिकारक बना सकते हो, ठीक है। इसमें रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे एग्जांपल है पानी का, ठीक है, बर्फ है, भाप का में परिवर्तन होना, ये सारा, चीनी व पानी का घोल तैयार करना, कागज के टुकड़े करना, मोम का पिघलना, ठीक है, पानी और मिट्टी का मिश्रण, ये सारे जो है वो कैसे परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। इसमें वाष्पीकरण द्वारा, संगठन, संघनन द्वारा, ऊर्ध्वपातन द्वारा, ठीक है, क्रिस्टलीकरण द्वारा, इनके द्वारा प्रक्रिया भौतिक परिवर्तन को दर्शाती है। अगर ये यूज करते हैं इनको अलग करने के लिए, ठीक है, ये तरीके यूज करते हैं जिसमें वाष्पन हो सकता है, संघनन हो सकता है, ऊर्ध्वपातन हो सकता है, क्रिस्टलीकरण हो सकता है। तो अगर इनको अगर अपन यूज करते हैं तो ये भौतिक परिवर्तन के लिए यूज में आते हैं, ठीक है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बर्फ का, बर्फ जिसको आइस कहते हैं अपन, ठीक है। आइस जो होगा इसका थोड़ा सा हीट करने पर, गर्म करने पर, ये चेंज हो जाता है किसमें? जल के अंदर, ठीक है। और जल को और गर्म करने पे, हीट करने पे, ये चेंज हो जाएगा किसमें? भाप के अंदर, वाटर वेपर के अंदर। अगर अवस्था देखें, इनकी अवस्था देखेंगे तो ये जो है वो ठोस अवस्था में है,
यानी ये सॉलिड में है, ठीक है। ये जो है वो आपके लिक्विड में है, यानी द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में है ये, ठीक है, लिक्विड। ये आपका वेपर फॉर्म में है, यानी भाप में है, ठीक है, यानी जो है गैस फॉर्म में है ये, ठीक है। कौन सी फॉर्म में ये? गैस फॉर्म में। तो आप यहां देख रहे हो कि इसमें जो है वो अवस्था परिवर्तन हो रही है, ठीक है। अगर अपन वापस इसको कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये वापस इसमें बदल जाएगा, और कूल करेंगे तो ये इसमें बदल जाता है, यानी ये उत्क्रमणीय भी है। या क्या पता लग रहा है कि ये कैसा है? उत्क्रमणीय भी होते हैं। कैसे है ये? उत्क्रमणीय भी है, यानी वापस रिवर्स में भी चल रही है ये। दूसरा, अगर अपन रासायनिक संगठन ले इनका, रासायनिक संगठन, संगठन, अच्छा, रासायनिक संगठन लेने पे अगर इसमें देखिए कि इनका फॉर्मूला जो होगा वो H2O होगा, इसका भी फॉर्मूला जो होगा वो H2O होगा, इसका भी फॉर्मूला जो होगा वो H2O होगा। यानी क्या देख रहे हैं आप? ये देख रहे हो कि देखो अवस्था में परिवर्तन केवल आ रहा है, यानी भौतिक गुणों में केवल परिवर्तन आता है। किसमें आता है? भौतिक गुणों में। भौतिक गुणों में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। रासायनिक गुण समान रहेंगे, H2O H2O H2O, ठीक है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का पिघलना, पिघलना कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है, सॉरी भौतिक, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि केवल मोम पिघल रही है। मोम पिघलने के बाद में वापस सॉलिड हो जाती है, वापस अपन इसको बदल सकते हैं, ठीक है। मोमबत्ती का जलना, का जलना, वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। कागज का फाड़ना, टुकड़े करना उसका, वो भौतिक परिवर्तन है। कागज को जलाना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, क्योंकि कागज के टुकड़े होंगे तो जो टुकड़े हैं उनमें कोई रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो जलाने के बाद में जो बचता है, ठीक है, जिसमें CO2 बनेगी, ठीक है, कार्बन जलेगा तो उसमें जरूर वो परिवर्तन आएगा। वो किसमें आएगा? रासायनिक संगठन में आएगा। तो रासायनिक संगठन में अगर परिवर्तन आता है तो रासायनिक परिवर्तन होगा, लेकिन अगर भौतिक गुणों के अंदर ही केवल परिवर्तन आता है तो वो भौतिक का परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ये है भौतिक का परिवर्तन, जिसके अंदर केवल और केवल देखो भौतिक का परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं, ठीक है, जिनमें अवस्थाओं में परिवर्तन आता है, आकार में हो सकता है, ठीक है, भौतिक गुणों में परिवर्तन आएगा, नया पदार्थ नहीं बनता है, उत्क्रमणीय होते हैं, रासायनिक संगठन जो रहता है वो समान रहता है, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। उदाहरण जो है वो आपको पानी का, जैसे आपको पानी से वेपर बनाना, बर्फ का भाप में बदलना, ठीक है, ये सारी जो चीजें होगी, मोम के पिघलना, ये सारे कौन से? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है रासायनिक परिवर्तन। देखो रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। पहली चीज तो इसमें नए पदार्थ बनेंगे, क्योंकि इसमें जो होते हैं वो नए बनते भी है और टूटते भी है। नए बंद बनते हैं एवं या टूटते भी है, और बंद टूटते भी है। बंद बनते भी है, बंद टूटते भी है। तो नया पदार्थ जो होगा वो बनेगा। रासायनिक संगठन में परिवर्तन आता है। रासायनिक क्या आता है? संगठन में परिवर्तन आता है। उदाहरण, लोहे पे जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो ये सारे क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, जिनके अंदर नया पदार्थ बनता है। जैसे लोहे पे जंग लगता है तो ऑक्साइड बन जाता है उसका, दूध से दही बन जाता है, ये उत्क्रमणीय। ये लगभग मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं? अधिकांश अनुत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उत्क्रमणीय होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और
नाइट्रोजन की रिएक्शन अमोनिया बनता है, अमोनिया से वापस अपन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, और बाकी सॉरी कुछ जो होते हैं वो सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों से उपज है, जो नए पदार्थ बन रहे हैं, ठीक है, वो सब किसके, जैसे आपने देखो कई सारी औषधियों के अंदर बनाते हैं नए पदार्थ, ठीक है, प्लास्टिक बन रहे हैं, अपमार्जक बन रहे हैं, ठीक है, तो इन परिवर्तनों का अध्ययन से ही संभव हुआ है। ठीक है, तो नए पदार्थ जो बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन के कारण बनते हैं। ठीक है, और इनको ही बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, तो रासायनिक गुणों के अंदर बदलाव आता है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों में बदलाव आता है। भौतिक गुण में भी परिवर्तन आता है, में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, भौतिक गुणों के अंदर भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। रासायनिक गुण तो चेंज होंगे, भौतिक गुण भी क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, तो ये है अपने भौतिक का परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखो, रासायनिक परिवर्तन की में अवस्था में परिवर्तन आ सकता है, पहली चीज, रंग में परिवर्तन आ सकता है, कोई गैस जो होगी वो उसका निकासी हो सकती है, बहुत सारे देखा होंगे तो गैस का क्या होता है, निकासी होती है। ठीक है, तापमान में परिवर्तन आ सकता है। तो ये चार चीजें जो है वो हो सकती है। अवस्था में परिवर्तन आ सकता है, यानी वो ठोस द्रव गैस किसी में भी बदल सकता है। उसका रंग परिवर्तन हो सकता है, कोई गैस बाहर निकल सकती है अभिक्रिया के दौरान, तापमान में परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है वो किसके गुण है, रासायनिक अभिक्रियाओं के गुण होते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया ही क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन में नए उत्पाद के अतिरिक्त अन्य घटना जैसे उष्मा प्रकाश के रूप में अथवा विकिरण के रूप में उत्सर्जन हो सकती है, बहुत सारे में। ठीक है, अवशोषण हो सकता है, उष्मा का क्या हो सकता है, अवशोषण हो सकता है, ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, गैस का बनना, रंग गंध में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, आदि जो है वो ये क्रिया हो सकती है किसके अंदर, रासायनिक परिवर्तन के अंदर। ठीक है, जैसे एक रासायनिक परिवर्तन है जैसे लोहे पे जंग लगना। क्या है, लोहे पे जंग लगना। अब लोहे पे जंग बरसात की ऋतु में ज्यादा लगता है, क्योंकि बरसात की ऋतु में वायु तो होती है, साथ साथ में क्या होती है, नमी। नमी की आवश्यकता होती है ऑक्साइड बनने के लिए, किसकी, नमी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो नमी होगी यहाँ पे, नमी से कारण लोहे की वस्तुओं की सतह पर दो चीजें बन जाती है। एक तो बन जाता है फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, देखो फेरिक शब्द आते ही ध्यान रखना कि Fe+3 होता है, और फेरस अगर शब्द आता है तो उसके लिए Fe जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है, +2 होता है। फेरिक +3 होता है, फेरस +2 होता है। तो तीन जो है, ये वाले जो तीन जो है वो किसके है, इसके, और ये वाले दो जो है वो किसके, ये ऑक्सीजन के। ठीक है, इनको बना हुआ है इस तरह से, Fe+3 है, O-2 है, ये 2 है, इसके 3 है, 3 को जाएगी इसके नीचे और 2 जाता है इसके नीचे, तो ये फॉर्मूला बन जाता है Fe3 Fe2, 2 इधर आ जाएंगे, 3 इधर चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बन जाता है वो बन जाता है क्या, Fe2O और 3। ठीक है, तो एक दूसरे के अलग होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर जो नीचे जो आएगा वो वैलेंसी किसकी होगी, Fe की होगी, और Fe के नीचे जो 2 आया वो किसकी है, ऑक्सीजन की है, ये याद रखना। फेरिक हाइड्रोक्साइड भी बनता है, तो फेरिक देखो यहाँ वापस आया, तो देखो फेरिक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे देखो Fe की तो होती है +3 है, और OH की होती है वो -1 होती है, तो ये 1 है, और ये क्या, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, 3 जाएगा इधर और 1 आएगा इधर। ठीक है, तो Fe के नीचे तो क्या आएगा, 1। ठीक है, और OH जो है, OH ब्रैकेट करेंगे क्योंकि OH 2 है, और ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, और इसके नीचे जो आएंगे वो कितने आएंगे, 3 आएंगे, कितना आएंगे, 3। ये बन गया क्या, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ नहीं है, ये करते हैं अपन इसको 3, तो ये बन गया अपने पास में फेरिक ऑक्साइड। तो जंग लगता है वो क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। ठीक है, लोहे पे जंग लगना एक ऑक्सीकरण है,
यानी लोहे का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन वायु से रिएक्शन कर रहा है, वायु के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करके ये बनता है। ठीक है, अब अपन इसको कैसे रोका जा सकता है। ठीक है, तो रोकने के जो है, जंग को कैसे रोक सकता है, तो पहली चीज तो अपन क्या कर लेंगे, लोहे के आर्टिकल जितने भी होंगे उनको पेंट कर लो, सीधी सी बात है। पेंट करेंगे तो क्या होगा, एक लेयर फॉर्म हो जाए। सीधी सी बात है कि सपोज मान लो ये लोहा है, इस लोहे को जंग लगने से अगर रोकना है, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई ना कोई, इसके चारों तरफ ऐसे लेयर बनानी पड़ेगी, जो लेयर क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी। यानी अगर ये यहाँ पे ऑक्सीजन है प्लस वाटर है, ठीक है, अगर ये दोनों इससे रिएक्ट कर लेंगे तो क्या लगेगा, जंग लगेगा। इन दोनों को रिएक्ट करने से रोकना है, ठीक है। और रोका किस तरह से जा सकता है, आप पेंट कर लो चारों तरफ से तो रोका जा सकता है, ग्रीस लगा के रोका जा सकता है, क्रोमियम की लेप करते हैं, क्रोमियम की क्या करते हैं, उसके ऊपर लेप करते हैं। जैसे आजकल जो नल आ रहे हैं कितने चांदी जैसे चमकते हैं, ठीक है, तो उनपे क्या किया जाता है, लेप किया जाता है। एडोनीकरण, एडोनीकरण जो है मिश्र धातु बना के भी की जाती है आजकल, जो है वो क्या बनाई जाती है, मिश्र, जैसे स्टील, स्टील जो है, ठीक है, ये मिश्र धातु जो है वो बनाई जाती है, जिसपे गन जाने लगता है। गैल्वेनीकरण में जिंक की परत चढ़ाई जाती है, किसकी चढ़ाई जाती है, जिंक की, जेड, ठीक है, जिंक की परत इसके ऊपर चढ़ाई जाती है। जिंक की परत चढ़ाना, इसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, जंग को लगने से रोक सकते हैं। किन पे, लोहे पे। तो लोहे के आर्टिकल्स को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को एक प्रोटेक्टिव लेयर बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, एक सुरक्षित कवच देना पड़ेगा। सुरक्षित क्या देना पड़ेगा, कवच। और ये कवच जो होता है वो किससे बन सकता है, पेंट से बन सकता है। यानी सीधी सी बात है, ऊपर कोई ऐसे आर्टिकल के ऊपर ऐसा कोई लेयर बनानी पड़ेगी जो पानी और इससे बचाती है। ठीक है, तो अगर ये करते हो तो आपका जंग नहीं लगेगा। तो ये होता है, ये भी किस में आएगा, रासायनिक का परिवर्तन में आता है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इनको अलग अलग भागों में बांटा है। पहला जो प्रकार वो पढ़ रहे वो है अपना संयोजन। नाम से पता लग रहा है संयोजन, संयोजकता यानी संयोग होना, इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, इसको योगात्मक अभिक्रिया भी बोला जाता है, एडिशन रिएक्शन भी बोला जाता है, एडिशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया भी बोला जाता है। योगात्मक अभिक्रिया भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें योग होता है। क्या होता है, योग। कैसे, सपोज मान लो अपने पास में अगर ए है और उसके में बी है, तो इन दोनों से मिलने से क्या बन जाता है, ए बी बन जाता है। ये दोनों जो है इनको बोला जाता है अभिकारक। क्या बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है। जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं, जिनको रिएक्टेंट बोला जाता है, रिएक्टेंट बोला जाता है। ठीक है, फिर इनके जो बनने वाला जो ये इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। क्या बोला जाता है, इसको प्रोडक्ट बोला जाता है या उत्पाद बोला जाता है। ये अपने पास में क्या है, उत्पाद है। ठीक है, तो दो से ज्यादा अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे सपोज मान लो अपने पास में कार्बन है और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और क्या बनता है, CO2 बनता है, प्लस साथ साथ में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। इसमें ऊष्मा जो होती है वो बाहर निकलती है, इसलिए ये एक तरह का ऊष्मा सेपी अभिक्रिया भी है, सेपी अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, बाहर
निकलती है। उष्मा के रूप में अगर बाहर निकलती है तो वो उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, और भी जैसे एग्जाम्पल है, दूसरा जैसे एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं तो वो है जल का बनना। तो देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, प्लस उष्मा भी इसमें भी निकलेगी, उष्मा निकलेगी। ठीक है, अब क्या हुआ, ये इस तरह से हुआ। ठीक है, तो या दो, कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पे कितने, अभी भी 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन भी 2 हो गए, 4 हो गए, और ऑक्सीजन कितनी हुई है, या ऑक्सीजन 1 है देखो, और आगे कितने हैं, 2। तो 1 और 2 जो होते हैं इन दोनों को गुणा करना है या मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितने हैं, 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितने, 1, तो इसको करेंगे अपन 2। तो ये बनता है वाटर बनना। ये भी देखो दोनों आपस में जुड़े और वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है, तीसरा एक एग्जांपल जो है वो भी अपन जैसे देख लेते हैं। ठीक है, कोयले का दहन आ गया, ये कोयले का दहन आ गया। तीसरा एक एग्जांपल है वो मैं यहाँ कर लेता हूं। ठीक है, कैल्शियम अगर ऑक्साइड है, ठीक है, या फिर इसमें समझा देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थर्ड एग्जांपल जो है वो रहेगा, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन जो है मैं अगर पानी के साथ में करवाता हूं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपके पास में कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको बोलेंगे अपन कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ऑक्साइड। इसका जो है नाम जो है वो है बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें पानी डालने से ये क्या हो गया, बुझ गया, तो इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसको बोलेंगे क्विक लाइम, इसको बोलेंगे स्लेक लाइम। ठीक है, तो यहां पे जो है वो बनता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। देखो इसका जो है, इससे कई इस बार सवाल भी आते हैं। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या है कि अपन जो वाइट जो दीवारों पे पहले पुराने टाइम में, अब तो बहुत ऑयल पेंट वगैरह आ गए हैं, ठीक है, पहले जो चूना करते थे घरों पे दीवारों पे, तो दीवारों पे जब चूना होता था तो चूना लाते थे, ये होता है क्विकलाइन। चूना लाते थे, फिर उसका घोल बनाते थे, यानी पानी डालते थे, तो पानी डालना। ठीक है, पानी डालने पे ये जो होता है इसको किया जाता है दीवारों पे कलर, दीवारों पे सफेदी की जाती है, सफेदी में उपयोग लेते हैं, सफेदी करने में उपयोग लेते हैं। दीवारों को सफेदी की, सफेदी करने के बाद में क्या होता है कि दीवार जो होती है वो 2 या 3 दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद, 3 दिन बाद दीवार में, दीवार में चमक उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है 2-3 दिन बाद। ठीक है, क्या होगी, दीवार शाइनिंग करना स्टार्ट करेगी। इसका कारण क्या है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका कारण यह है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या करता है, वायुमंडल में CO2 से अभिक्रिया करता है। ठीक है, और बना लेता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। ठीक है, और H2O बाहर निकल जाती है, पानी जो होता है थोड़ा थोड़ा सूखता जाता है। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम जो बना है इसके कारण ही क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है। ठीक है, जो कैल्शियम जो ये कार्बोनेट बना है इसका नाम जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और इसके कारण ही क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है। तो चमक उत्पन्न जो होती है वो किस पे होती है, ये। अब इसमें जो है प्लस साथ साथ में क्या निकलती है, जब शुरुआत में उष्मा भी निकलती है। आपने देखा चूना लेना, उसमें पानी डालना, तो आप देखोगे वो बर्तन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाता है। तो गर्म हो जाता है इसका मतलब क्या, उसमें उसमें से बाहर निकल रही है। क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। और बाहर निकलती है तो इसको कौन सा बोलेंगे अपन, उष्मा सेपी बोलेंगे। ये कौन सी अभिक्रिया है, उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है। ठीक है, जिसको बोलेंगे अपन एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। जिसमें उष्मा जो होती है वो क्या होती है, बाहर निकलती है। तो ये कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये होते हैं जो है, ये योगात्मक अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि आपस में ये संयोजन कर रही है, मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है। ठीक है,
ये दोनों जो है वो क्या करते हैं, आपस में सहयोग करके क्या बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसी का उपयोग जो होता है इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं इसको भी। अब याद कैसे रखना है कि ये पानी है, पानी डालते ही कोई चीज आग जो लगती है वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो ये बिना बुझा हुआ है, पानी डालने से ये क्या बन गया, बुझा हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीजन इसमें हाइड्रोक्साइड आ गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो होता है। ठीक है, तो ये जो काम किस में लिया जाता है, दीवारों की सफेदी करने में लिया जाता है। फिर क्या होता है, दीवारों पे जो सफेदी होने के बाद में 2-3 दिन बाद उसमें चमक आती है, वो चमक जो होती है वो CO2, वायुमंडल में CO2 है दीवारों पे पास में। ठीक है, तो CO2 पे जो करेगा वो जो है उसमें चमक उत्पन्न होगी। ठीक है, वो किसके कारण होती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होती है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, संयोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया, सीधी सी बात है, संयोजन है उसका उल्टा जो होगा वो क्या होगा, वियोजन होगा। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि संयोजन अभिक्रिया के अंदर जो होता है वो क्या होता है, नए बंध जो होते हैं बनते हैं, इसमें नए बंध बनते हैं, नए बंध बनते हैं। ठीक है, नए बंध क्या होंगे, बढ़ेंगे। जैसे ए और बी अलग अलग थे, इस दोनों के बीच में क्या बन गया, अब बंध बन गया। ठीक है, अब वियोजन, वियोजन क्या होता है, उल्टा होगा। वियोजन में क्या होगा, देखो जैसे ए बी है अपने पास में। ठीक है, इसको क्या करेंगे, अब से ये पेन है, इसको दो टुकड़े करने, तो यहां से इस पे जोड़ लगा के इसके दो टुकड़े करने पड़ेंगे। यानी वियोजन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब ए बी जो है वो टूट जाएंगे ए प्लस बी के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, बंध जो होते हैं वो टूटते हैं। पहली चीज तो बंध टूटते हैं। ठीक है, ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा इसलिए ये कैसे होते हैं, ऊष्मा शोषी होते हैं, ऊष्मा शोषी होते हैं। ये ऊष्मा का अवशोषण करेंगे, फिर ये क्या होंगे, आगे क्रिया करेंगे। ठीक है, एकल अभिकर्मक जो होता है, अभिकर्मक कितना, एक है, ये एक है। अभिकारक वो दो, या ये उत्पाद है। तो छोटे छोटे उत्पादों के अंदर क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। यानी एकल अभिकर्मक जो होगा वो दो या दो से ज्यादा उत्पाद के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। डिकम्पोजिशन कंपोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा, प्रकाश या विद्युत तीनों की आवश्यकता हो जाती है। तो इसलिए मैंने ऊर्जा लिखा है। ठीक है, ऊर्जा के अंदर ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, उष्मा के द्वारा भी तोड़ा जा सकता है, प्रकाश के द्वारा भी तोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये इनकी आवश्यकता होती है। उष्मा अवशोषित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये जैसे देखो अपन पढ़ते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो टूट जाएगा। ठीक है, किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इसका वियोजन हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर किसका, कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश में ओजोन का अपघटन। ठीक है, तो O3 जो होगा वो टूट जाएगा O2 प्लस O के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, एकल अभिकारक टूट रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम CO3 है, प्लस ये प्रकाश की उपस्थिति में टूट रहा है। ठीक है, ये किस में टूट रहा है, ये उष्मा की उपस्थिति में टूटेगा। उष्मा जो देंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, और क्या बन गया, ये CO2 बन जाती है। ठीक है, ये गैस बाहर निकलती है। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, जो चमक उत्पन्न होती थी अभी बताया था वो वाला। ठीक है, और ये आपका बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड है। ये इसके एग्जाम्पल है। तो इसमें टूटते हैं। ठीक है, इसमें देखो और भी अपन थोड़े से एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। पहला, सपोज मान लो उष्मा की उपस्थिति में होता है तो उष्मीय वियोजन कहलाता है। क्या बोला था इसको, उष्मीय वियोजन कहलाता है। ठीक है, उष्मीय वियोजन का एग्जांपल अपन ने अभी देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको अपन उष्मा देंगे। ठीक है, तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस किस में टूटेगा, CO2 के अंदर। तो ये कौन सा हो गया, उष्मीय वियोजन हो गया।
कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको बोलेंगे अपन कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। दूसरा है वो जो है वो कौन सा है, जैसे विद्युत वियोजन ले लेते हैं, विद्युत वियोजन, वियोजन जिसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंटेशन में अगर कोई टूटता है इसको बोलेंगे थर्मोडिसोसिएशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, कंपोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ये ताप के लिए, तापीय वियोजन भी बोलते हैं इसको, ऊष्मीय वियोजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये जो होता है वो H2O के अंदर होता है, 2H2 के अंदर क्या डालते हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, सिटी डालेंगे तो ये हाइड्रोजन के अंदर और प्लस ऑक्सीजन के अंदर ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये विद्युत के कारण टूट रहा है, इसलिए इसको क्या बोला, विद्युत वियोजन बोलते हैं। थर्ड जो है वो जैसे सपोज मान लो जो है प्रकाश वियोजन है, प्रकाश वियोजन है। ठीक है, प्रकाश वियोजन के अंदर क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे Ag जो है वो सिल्वर क्लोराइड जो है, ठीक है AgCl है, इसको जब प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो ये टूट जाएगा Ag के अंदर प्लस Cl2 के अंदर टूट जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो टूट जाता है, यहाँ पे दो आगे लगा दिए, दो Ag लग गया, ये सन, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। क्या बोला जाता है इसको, सिल्वर क्लोराइड बोला जाता है। और सिल्वर क्लोराइड को अगर धूप में रखते हैं, इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है, इसका कलर जो होता है वो इसका कलर जो होगा वो कैसा होता है, श्वेत होता है, कैसा होता है, श्वेत, सफेद होता है। ठीक है, और इसका कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है, धूसर हो जाता है, कैसा हो जाता है, धूसर, जिसको बोलते हैं अपन ग्रे। ठीक है, ग्रे हो जाएगा ये, इसका कलर जो होता है वो कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये सिल्वर क्लोराइड जो है इसका कलर श्वेत होता है, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो सिल्वर क्लोराइड है उसका उसको धूप में रखने पर उसका कलर जो होता है वो धूसर हो जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है, वियोजन। कौन सा वियोजन है, प्रकाश वियोजन के कारण। प्रकाश वियोजन के अंदर क्या होगा कि प्रकाश की उपस्थिति में जो सिल्वर क्लोराइड जो है वो टूट जाती है, वो किस में टूट जाती है, Ag और Cl2 के अंदर। तो क्लोरीन गैस जो होगी वो बाहर निकल जाएगी, गैस है, ये गैस फॉर्म में होती है। ठीक है, ये बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, वही रहता है, इसका कलर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, दूसरे साली जैसा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि जो AgCl जो है वो जो कलर चेंज कर देता है किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, इसलिए इसको हमेशा कलरफुल बोतल के अंदर रखा जाता है, रंगीन बोतलों के अंदर रखा जाता है, रंगीन बोतल में रखा जाता है, में रखा जाता है। ठीक है, इसको हमेशा कहाँ रखते हैं, रंगीन बोतलों के अंदर रखा जाएगा। एक और आता है इसी के साथ में जिसमें AgBr आता है, सेम रिएक्शन होगी, AgBr होगा, इसको भी प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे तो क्या बनेगा, Ag प्लस Br2 बनेगा। ठीक है, और इसका उपयोग जो होता है वो फोटोग्राफी फिल्मों में होता है, फोटोग्राफी फिल्म के अंदर, फोटोग्राफी फिल्म जो होती है उसके अंदर इसको उपयोग में लिया जाता था। फोटोग्राफी में किसको उपयोग लेता है, AgBr का उपयोग लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो तीन तरह के वियोजन है। नेक्स्ट है तीसरी जो है वो विस्थापन। विस्थापन में क्या होता है समझना इसको, कि सपोज मान लो अपने पास में एक A है और B है और एक आ जाता है अपने पास में C। ठीक है, मानना कि B एक कुत्ता है, समझना इसको, B एक जो है A जो है वो कुत्ता है और C भी एक कुत्ता है। ठीक है, B जो है ब्रेड है, B क्या है, ब्रेड है, रोटी है। अब क्या हुआ कि C जो है वो ये पतला वाला कुत्ता है, एक ऐसा एकदम दुबला पतला कुत्ता है और उसके सामने एक ब्रेड पड़ी है B। ठीक है, और C एक कुत्ता जो है वो बहुत ही तगड़ा हट्टा कट्टा एकदम,
तो जैसे ही वो बी ए जो है वो ब्रेड के पास में जाता है, बी के पास में जाता है, तो सी वाला कुत्ता जो है वो वहां पे आता है और जैसे ही वो उस पे भौंकता है तो ए वाला बेचारा दुम दबा के क्या हो जाता है, भाग जाता है और ब्रेड जो है वो कौन खा लेता है, सी वाला खा लेता है। ठीक है, या फिर सलमान खान ऐश्वर्या राय, ठीक है, ये समझो मान लो ऐश्वर्या राय, ये सलमान खान है, ठीक है, और ये अभिषेक बच्चन है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है पहले सलमान खान की बात चल रही थी शादी की, अब अभिषेक बच्चन बीच में आ गया, ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, ए वाले को यहां से भगा दिया। ठीक है, तो ए वाले को भगा दिया, सलमान खान बेचारा अकेला, आज भी अकेला ही है। तो 20 जो है वो सी के पास में चला जाता है, ठीक है, और ए बेचारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है ये हमेशा कि पहले वाला जो प्लस का होगा ये दूसरे वाला माइनस का होगा, और ये कैसा है, प्लस का। तो ये प्लस का है, प्लस वाले के साथ में कौन आएगा, माइनस वाला आएगा। कौन आएगा, माइनस वाला आएगा, और ये भी क्या है, प्लस वाला है। ठीक है, सिंपल सा एक एग्जांपल और देखते हैं अपन। जैसे मैंने लिखा CuSO4 लिखा, जिसको बोला जाता है कॉपर सल्फेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, कॉपर सल्फेट बोला जाता है। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अगर मैं Fe के साथ में करवाता हूं, किसके साथ में, आयरन के साथ में करवाता हूं, तो सीधी सी बात है, ये तो है अपने पास में सलमान खान, ये अभिषेक बच्चन, इसको हटा देगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाता है, और प्लस Cu जो होती है वो अकेली बाहर निकल जाती है। क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब ये इसका कारण क्या हुआ, इसको कैसे अपन परिभाषित करेंगे। तो ये कह रहा है कि जो उच्च क्रियाशील वाले तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, निम्न क्रियाशील वाले तत्वों को उसके जलीय विलयन से क्या कर लेते हैं, विस्थापित कर लेते हैं, यानी वहां से उसको हटा देंगे। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो Fe जो है, आयरन जो है वो कैसा है, उच्च क्रियाशील वाला है, उच्च क्रियाशील तत्व है। ठीक है, और कॉपर जो है ये वाला, ये कॉपर जो है वो कैसा है, वो निम्न क्रियाशील वाला तत्व है। कैसा है, ये जो है वो कैसा है, निम्न क्रियाशील वाला तत्व है, निम्न क्रियाशील वाला तत्व है। ठीक है, निम्न क्रियाशील वाला क्या है, ये तत्व होता है। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो इसने इसको रिप्लेस कर दिया। अब अपने को कैसे पता लगेगा कि कौन सा ज्यादा क्रियाशील वाला है तो कौन सा कम क्रियाशील वाला है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होती है, एक टेबल होती है जिसको अपन लिखते हैं। तो जैसे सपोज मान लो सबसे ज्यादा जो होती है क्रियाशीलता वो सोडियम पोटेशियम की होती है, उसके बाद में होती है सोडियम की, फिर होती है कैल्शियम की, फिर होती है मैग्नीशियम की, फिर होती है एल्यूमिनियम की। ठीक है, फिर होती है जिंक की, फिर होती है पीबी की, ठीक है, फिर होती है आयरन की, फिर होती है हाइड्रोजन की, फिर आती है इसके बाद में यहाँ पे जो आती है वो आती है कौन सी, कॉपर की, फिर आती है एजी की, एच की, कॉपर, कॉपर के बाद में एच के बाद में एजी के बाद में एयू। तो सबसे लास्ट में जो रहता है वो कौन सा रहता है, एजी। देखो अब अपन ने लिया था सीयू की जो है वो क्या है, सबसे कम है। ठीक है, सीयू से पहले ये भी आ रहा है, तो आयरन कहां पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आयरन की जो होगी वो क्रियाशीलता जो होगी वो आयरन की, सॉरी पीबी की पहले होती है, आयरन, और फिर आता है पीबी। ठीक है, पीबी की जो है, अब आयरन इधर आ रहा है, कॉपर इधर आ रहा है, इन दोनों में इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है, इसकी कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले को वहां से हटा देगा। ठीक है, तो इसको बोला जाएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उच्च क्रियाशील वाला जो तत्व होता है वो निम्न क्रियाशील वाले तत्वों को उसके जलीय विलयन से क्या कर लेता है, विस्थापित कर लेता है, यानी वहां से उसको डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन किसको विस्थापित कर रहा है, इसलिए लिए अपने को ये वाली सीरीज जो होती है वो याद रखनी पड़ती है। ठीक है, सोडियम पहला पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, Fe है, आयरन है, पीबी लेड है, सीसा जिसको बोला जाता है, फिर ये हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद जो है वो कौन सा है, कॉपर है, तो इसकी क्रियाशीलता कम है, और सबसे कम जो होती है वो Au की होती है, गोल्ड की होती है, ये सोना है, इसको बोलते हैं अपन गोल्ड। ठीक है, ये क्या है, गोल्ड, और ऊपर वाला क्या है, चांदी, ये क्या है, चांदी है। ठीक है, जिसको सिल्वर बोला जाता है, Ag बोला जाता है।
तो ये जो है वो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब है द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसकी टोपी इसके सर। द्विविस्थापन, ठीक है, जिसको बोला जाएगा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, रिएक्शन बोला जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ध्यान रखना, देखो ए और बी है प्लस सी और डी है। सपोज मान लो ये इसकी टोपी है और ये इसकी टोपी है, ठीक है। अब टोपी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। चेंज कैसे होगी, ए जो वही है, ठीक है, और सी भी वही है, क्योंकि सी जो है ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला होता है, ये माइनस वाला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे ए के पास में कौन सी टोपी हो जाएगी, डी वाली आ जाएगी, और सी वाले के पास में कौन सी आ जाएगी, बी वाली टोपी हो जाएगी, ठीक है। इसकी टोपी उसके सर, इसको बोला जाता है क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है। कैसे, सपोज मान लो मैंने लेता हूं जैसे Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, क्या लेता हूं, बेरियम क्लोराइड। मैंने लिया यहाँ पे सोडियम सल्फेट, इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट नाम है इसका। इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, क्लोराइड है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है कि इसमें प्लस माइनस कौन सा है वो पता लगाना है। तो देखो ये बेरियम जो है ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, इसमें भी ये सोडियम प्लस वाला, ये माइनस वाला, ठीक है। अब वही टोपी हटा दो, ठीक है। टोपी हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो Na के पास में कौन आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है। और बेरियम के पास में कौन चला जाएगा, सल्फेट चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आगे 2 आ जाएंगे। अब ये आगे 2 क्या है, इसका रीजन समझो। देखो Na जो होता है उस पे +1 होता है, SO4 पे -2 होता है। तो अभी मैंने बताया ये 2 है, इसका 1, ये 2 तो जाएंगे इसके नीचे, इसका आएगा तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 बन जाएगा, ठीक है। ये 2 जो है वो यहां से आए, ये जो 2 है वो इसके है। तो बेरियम के लिए देखो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, बेरियम का भी यही होता है, बेरियम +2 होता है और Cl -1 होता है। तो 1 इधर लिखेंगे, ठीक है, और 2 जो होंगे वो यहाँ लिखेंगे, 1 जाएगा इधर और 2 जाएगा इधर। तो क्या बन जाएगा, बेरियम Cl2 बन जाएगा, बेरियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेरियम सल्फेट, इसका भी 2 है प्लस का, इसका भी माइनस का, 2 से 2 कट जाएंगे, इसका भी प्लस का 1 है, इसका माइनस का 1 है, तो 1 से 1 ये कट जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये नंबर जो रहेंगे ये इसको तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 है और इसके भी 2 है, तो आगे मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया, क्योंकि कभी भी NaCl का फॉर्मूला NaCl2 कभी नहीं होगा, Na2Cl2 नहीं होता है, ठीक है, ये भी नहीं होता है, ठीक है। क्या होगा, सीधा NaCl ही होगा, ये सही है फॉर्मूला। तो बीच में तो अपन कोई चेंज कर नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए आगे चेंज करेंगे। तो आगे मैंने कितने लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए। और ये कौन सी रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। इसकी टोपी उसके सर आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है, आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। अब एक और बात है इसके अंदर, यहाँ पे जो है वो सोडियम जो है ये तो क्या हो जाता है, पानी के अंदर घुल जाता है, ये तो क्या हो जाता है, घुल जाता है, नमक है तो घुलेगा, ठीक है। ये जो रहता है वो प्रिसिपिटेट रह जाता है, अवशेप रह जाता है। कैसा रह जाता है, ये अवशेप रहता है, इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। प्रिसिपिटेट जो है वो क्या है कि देखो एक द्विक विस्थापन अभिक्रिया में अघुलनशील यौगिक बनते हैं, जिसको अवशेप बोला जाता है। वो ऐसी अभिक्रिया को अवशेपन अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें अवशेप बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जिसमें अघुलनशील, ये घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है, अघुलनशील होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, अघुलनशील होता है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर अवशेप फॉर्म होता है या प्रिसिपिटेट बनता है, तो वो अघुलनशील होता है, अघुलनशील को ही अवशेप बोलेंगे अपन, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर जो है अवशेप का निर्माण होता है, अघुलनशील का, ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को अवशेपन अभिक्रिया भी कहा जाता है, और बनने वाले पदार्थ को अवशेप कहा जाता है। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट जो है वो क्या है, इसका बेरियम क्लोराइड। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और इसका नाम तो नमक ही है, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। इसको बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएंगे। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया सदैव ऊर्जा में परिवर्तन के साथ में होती है। या तो ऊर्जा
अवशोषित की जाएगी या फिर ऊर्जा को क्या किया जाता है, जो है वो उत्सर्जित किया जाएगा। अवशोषण और उत्सर्जन दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक, ठीक है, अधिक स्थायी व निम्न ऊर्जा प्राप्त होने की प्रवृत्ति रखते हैं। देखो, जिसमें ऊर्जा ज्यादा होगी, ठीक है, वो अनस्टेबल होते हैं। ऊर्जा अगर अधिक है, ऊर्जा अधिक है तो वो लगभग लगभग कैसे होता है, स्थायी होते हैं, क्योंकि ऊर्जा को खत्म करना पड़ता है। ठीक है, कम ऊर्जा वाले स्थायी होते हैं, कम ऊर्जा वाले कैसे होंगे, वो स्थायी होते हैं। ठीक है, तो अधिक स्थायी निम्न ऊर्जा प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। सक्रिय या उत्तेजित अवस्था क्या होती है, देखो, सक्रिय व उत्तेजित अवस्था क्या है, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पूर्व अभिकारक कुछ अतिरिक्त ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है। ठीक है, और एक उस इस ऊर्जा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उस जैसे पहले तो था वो निम्न था, उसने उष्मा को ग्रहण किया या कोई भी किसी भी ऊर्जा को ग्रहण किया और वो कैसा हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, उच्च ऊर्जा वाले में चला जाता है। ठीक है, इसे सक्रिय या उत्तेजन अवस्था कहा जाता है। इसलिए इसको ही क्या बोलते हैं, यानी ऊष्मा या ऊर्जा को ग्रहण करके, ठीक है, क्या करते हैं वो उच्च ऊर्जा वाले अवस्था में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। क्या बोला जाएगा, इसको उत्तेजित अवस्था कहा जाएगा। अब है सक्रिय ऊर्जा। सक्रिय ऊर्जा क्या है, अभिकारकों का सामान्य अवस्था में से उत्तेजित अवस्था में लाना, कि में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोला जाता है, सक्रिय ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, यानी नॉर्मल से उसको किस में लाना, उत्तेजित में लाना। ठीक है, नॉर्मल है तो उसको किस में लाना, उत्तेजित में जाना। ठीक है, उसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को बोला जाता है क्या, सक्रिय ऊर्जा बोला जाता है, सक्रिय ऊर्जा कहा जाएगा। ठीक है, यानी कितनी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी ताकि वो नॉर्मल से किस में चला जाए, उत्तेजित अवस्था में चला जाए। ठीक है, अब ये जो है दो वर्गों के अंदर इसको विभाजित करते हैं। ठीक है, एक तो होती है उष्मा सेपी अभिक्रिया, जिसको बोला जाता है सेपी। ठीक है, जिसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक, कौन सी बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाएगा, जिसमें ऊर्जा क्या होगी, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, किस रूप में, उष्मा के रूप में, उष्मा के रूप में होता है, ऊर्जा का जो होता है उत्सर्जन होता है। इसलिए इसको कौन सा बोला जाता है, उष्मा सेपी अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे यहाँ पे अमोनिया का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। तो अमोनिया के निर्माण में क्या हो गया, देखो उष्मा जो होती है वो बाहर निकल रही है, कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, अमोनिया है। क्या है, ये अमोनिया है। और अमोनिया के साथ साथ में आप देख रहे हो कि किसका उत्सर्जन हो रहा है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये जो है वो किस कौन सी अभिक्रिया है, ये जो है वो उष्मा सेपी अभिक्रिया है। दूसरा है श्वसन है। ठीक है, श्वसन के अंदर क्या होता है, श्वसन एक तरह का उष्मा जो है वो सेपी अभिक्रिया है। कौन सी है, ये भी उष्मा सेपी अभिक्रिया है। उष्मा सेपी में क्या होता है कि जब अपने पास में C6H12O6 ग्लूकोज होता है, ये क्या है, ग्लूकोज है। जब इसकी रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ में करवाता हूं तो बनता है 6CO2 बनता है, प्लस क्या बनता है, 6H2O बनेगा। ठीक है, और प्लस क्या होगी, ऊर्जा जो होगी वो बाहर निकलती है। ठीक है, और ऊर्जा जो होती है वो किस फॉर्म में एकत्रित हो जाती है, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा वो 6 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, इसमें भी ऊर्जा जो है वो बाहर निकल रही है, इसलिए ये कौन सा है, उष्मा सेपी है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो पूछा जाता है कि क्या रेस्पिरेशन जो है वो कौन सा प्रोसेस है, उष्मा सेपी है या उष्मा शोषी है। तो उष्मा सेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें उष्मा जो होती है वो बाहर निकलती है। जो एक तरह का जो श्वसन जो है वो दहन की तरह होता है। ठीक है, अपने अंदर जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ब्रेकडाउन होता है या टूटता है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जल बनाता है, प्लस साथ साथ में ऊर्जा का भी विमोचन करता है। और ये ऊर्जा जो होती है वो एटीपी के रूप में क्या रहती है, संग्रहित रहती है। और जब भी अपने को जरूरत होती है वो एटीपी जो होती है टूट के उसके बाद में अपने को ऊर्जा प्रोवाइड करवाते हैं। और ये सारी घटना जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो संपन्न होती है, कोशिका के अंदर। ठीक है, तो श्वसन एक तरह का क्या है, उष्मा जो है सेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्राकृतिक गैस का दहन होता है, वो भी कैसा है। ठीक है, जैसे सपोज मान लो C+ प्राकृतिक गैस, ठीक है, से मीथेन मान लेते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करवा दो, क्या बनेगा, CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा।
प्लस क्या निकलेगी, उष्मा बाहर निकलती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन कितने हैं, तो इसको कर लो। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितनी होगी, 2 और 2, तो ये होगी 2। ठीक है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी हो गई, 4, इधर कितनी है, 2, और ये भी 2। ठीक है, ये दो जो है वो दोनों के आगे लगे हुए हैं, इसलिए ऑक्सीजन के लिए भी होगा और हाइड्रोजन के लिए भी होगा। तो हाइड्रो ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो 2 और 2 कितनी होगी, 4। अब देखो ये जो पीछे 2 लगे हैं और आगे 2 लगे हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4। तो ठीक है, इधर भी 4 हो गए, उधर भी 4 हो गया। कार्बन कितना, 1 है, तो इधर भी 1 है। हाइड्रोजन कितने वहां पे, 4 है, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो ये जो होती है वो बैलेंस होगी। तो ये भी अभिक्रिया जो है वो कौन सी है, उष्मा सेपी अभिक्रिया है या एक्सोथर्मिक है। तो एक्सोथर्मिक में ये याद रखना है कि ऊर्जा जो होती है वो उष्मा के रूप में क्या निकलती है, बाहर निकलती है। अब है उष्मा शोषी। उष्मा शोषी में क्या करेगा, वो अवशोषण करेगा। जैसे मैंने बताया था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जिसके अंदर क्या होगा, जैसे ये पेन को है तोड़ना है तो इसमें जोर लगाना पड़ेगा, तो जोर लगाएंगे तो क्या होगा कि यह पेन जो होगी वो 2 भाग में टूट जाएगी। यानी कब टूटेगी, जब इसमें जोर अपन एनर्जी लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें ऊर्जा का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है उष्मा के रूप में। ठीक है, जैसे देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन जो है ये बनता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसमें उष्मा ली जाती है, इसको गर्म किया जाता है, उष्मा दी जाती है और इससे बनता है नाइट्रस ऑक्साइड बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये भी कौन सी है, उष्मा जो है शोषी अभिक्रिया होती है, जिसमें उष्मा का क्या किया जाता है, जो है अवशोषण किया जाता है। जैसे Ca PbNO3। ठीक है, अब इसको अगर गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, तो ये बन जाएगा 2Pb प्लस 4Na2 प्लस बनता है O2। ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं अपन इसको 2। तो ये भी एक तरह की क्या है, इसको बोलते हैं लेड नाइट्रेट, इसको बोला जाता है लेड नाइट्रेट। ठीक है, और इसको बोला जाता है लेड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये भी कैसी है, इसमें उष्मा दी जा रही है इसलिए टूट रहा है। ठीक है, अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है। ठीक है, जैसे ए और बी, ठीक है, से बना क्या, ए बी। अब वापस क्या होगा, ये। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक निशान लगाया जाता है, सिंबल लगाया जाता है। वो जो लगाया जाता है वो इस तरह से लगाया जाता है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान होता है। यानी इसमें जो ये उत्पाद है ये अभिकारक है। ठीक है, अभिकारक से उत्पाद बनेगा, उत्पाद से वापस अभिकारक बन सकता है। ठीक है, ये दोनों दिशाओं में चलती है, इसलिए इसको बोला जाता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोला जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो सकते हैं, ये दोनों दिशाओं में चलती है, ये याद रखना है। ये दोनों दिशाओं में चलेगी, क्या होगा, इसको बोला जाएगा कौन सा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोला जाता है। उसके बाद में इसमें एक अपन अपन और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन ये आई हुई है प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इससे बनता है अमोनिया। क्या बनेगा, अमोनिया NH3। ठीक है, ये बन गया 2 और ये बन गया 3। ठीक है, ये अभिक्रिया भी दोनों तरफ चलती है। ठीक है, इसलिए इसको कौन सी बोलेंगे अपन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है, जो दोनों दिशाओं में चलती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चलती है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तन नहीं होता है, एक दिशा में चलती है। जैसे C प्लस O2 क्या बन गया, CO2 बन गया, तो बस इसके बाद में प्लस उष्मा निकल गई बाहर। ठीक है, तो ये जो है वो प्रोसेस जो होगा वो कैसा होगा कि भाई ये जो वापस CO2 से वापस ये नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये लगभग कैसी है, अनुत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय दोनों दिशाओं में, अनुत्क्रमणीय केवल एक दिशा में चलती है। बंधन ऊर्जा, बंध बनाने के टाइम में जो ऊर्जा चलती है उसको क्या बोलेंगे अपन, बंधन ऊर्जा कहते हैं। मुक्त परमाणु जो होते हैं,
वो क्या करते हैं कि मध्य परस्पर सहयोग करा के किसी भी पदार्थ के एक मोल के सभी बंधों को निर्माण में करने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, बाहर निकलती है, ठीक है, वो ऊर्जा उसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। तो बंध निर्माण में होना एक उष्मा सेपी है, क्योंकि उष्मा जो है वो क्या हो रही है, बाहर निकलती है, ठीक है, जबकि बंध का विघटन उष्मा शोषी होता है। तो ध्यान रखना, बंध बनता है, बंध का बनना, बनना और बंध का टूटना, बंध का टूटना, ठीक है। तो टूटना उष्मा शोषी होगा, अभी बताया था, उष्मा शोषी होगा, क्योंकि उष्मा जाएगी तब जाके वो टूटेगा। और ये कैसा होता है, उष्मा सेपी होता है, उष्मा सेपी होता है। अगर बंध बनता है तो उष्मा सेपी है, और बंध टूटता है तो क्या अवस्था होगा, तो उष्मा शोषी होगा। ठीक है, प्रकाश रासायनिक, जिसको इसको अपन ने थोड़ा सा पढ़ा है, ठीक है। देखो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें प्रकाश में अवशोषण के परिणाम स्वरूप घटित होती है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में जुड़ के ये सूर्य के प्रकाश में होती है, और क्या बनता है, HCl बनता है, गैस बनती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये बनता है हाइड्रोजन और इसके, ठीक है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में भी आपने देखा कि CO2 6CO2 प्लस 12H2O, ये दोनों जुड़ के क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, ये बनता है, ठीक है। तो ये भी किसके कारण होती है, सनलाइट यानी प्रकाश के कारण होती है, प्रकाश। और एक जरूरत और होती है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, जो प्लांट के अंदर उसके कारण क्या होता है, हरे रंग का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो है वो भी किसके, इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। और एक मैंने बताया था आपको दूसरा, जैसे इसको थोड़ा मान लो, दूसरा एग्जाम्पल जैसे ये है कि एजी वाला, ठीक है, ये भी टूट रहा था, ठीक है, इसमें भी सूर्य का प्रकाश काम आ रहा था, सूर्य का प्रकाश किसमें टूट जाता है, एजी में, और प्लस टूट जाता है Cl2 में, ठीक है। तो ये भी प्रकाश के उपस्थित में होने वाली घटना होती है, यानी ये क्या कर रहे हैं, सभी जो है वो प्रकाश को अवशोषित करते हैं और फिर आगे अभिक्रिया कर रहे हैं। तो प्रकाश के अभिक्रिया में ये जो आते हैं वो आती है, जिसको फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। फोटो मतलब होता है लाइट। अब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। देखो, ऐसी अभिक्रिया पहले जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो, ऑक्सीजन में वृद्धि हो, वृद्धि होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन में कमी होगी, ऑक्सीजन में कमी आएगी, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन में कमी आती है, हाइड्रोजन का वियोजन होता है या अलग होती है, ठीक है, हाइड्रोजन में कमी। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन में वृद्धि, हाइड्रोजन में वृद्धि होती है, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन को अपन लिखते हैं O, ये आता है -2, हाइड्रोजन आता है प्लस में, ठीक है। वैसे माइनस में भी आता है हाइड्राइड, लेकिन यहाँ पे अपने प्लस में मानते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो या जुड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो है ऋणी तत्व, विद्युत ऋणी तत्व, विद्युत जिन पे माइनस चार्ज होता है, विद्युत ऋणी तत्व में वृद्धि, ठीक है। और इसमें प्लस वाले में कमी होती है, तो विद्युत धनी तत्व में कमी, विद्युत धनी तत्व में कमी, धनी तत्व में कमी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो इसमें विद्युत धनी, विद्युत ऋणी में क्या होगी बताओ, विद्युत ऋणी में कमी, विद्युत धनी में वृद्धि, विद्युत धनी तत्व में क्या होगी, वृद्धि, विद्युत धनी तत्व में क्या होगी, वृद्धि, ठीक है। जैसे Fe है प्लस वाले, ठीक है, Cu है प्लस वाले, ऋणी में कौन आते हैं, Cl, Fe, ठीक है, F और Br है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ठीक है, जिन पे माइनस आता है, माइनस इसमें आता है, वो सारे कैसे होंगे, ऋणी होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होंगे, ऋणी होंगे, जिसपे माइनस चार्ज आएगा। तो ये जो है ऑक्सीकरण है,
ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा, एक तो ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन में कमी आती है तो अपचयन है। हाइड्रोजन में वृद्धि होती है तो अपचयन है, हाइड्रोजन में कमी आती है तो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखनी है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में अगर वृद्धि तो ऑक्सीकरण कमी होगी तो इसमें चला जाएगा अपचयन। ठीक है, इसको उपचयन भी बोला जाता है। तो फिर हाइड्रोजन में वृद्धि इसमें होगी नीचे वाले में अपचयन में, हाइड्रोजन में इसमें कमी होगी। हाइड्रोजन प्लस वाला है तो धनी तत्व जो होगा वो कमी हो रही है तो धनी तत्व की इसमें भी कमी होगी। ठीक है, ऑक्सीजन माइनस वाला है तो ऋणी तत्व में वृद्धि होती है, ऋणी तत्व अभी बताया मैंने आपको। ठीक है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो ग्रहण करते हैं, ये ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। अब है रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन, देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है, दोनों अगर एक साथ में हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है, क्या एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है तो दूसरा ग्रहण कर रहा है, तो उसको बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, रेडॉक्स। सिंपल सी एक अपन समझते हैं कि CuO है प्लस यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, ठीक है, और क्या बन गया यहाँ पे Cu प्लस बन गया H2। समझना इसको, यहां पे आप देखोगे कि इसके साथ में ऑक्सीजन लगी हुई है, किसके, कॉपर ऑक्साइड का। तो ये कॉपर जो ऑक्साइड जो है ये यहां पे आप देख रहे हो कि किसमें बदल गया, कॉपर में बदल गया। किसमें बदल गया, कॉपर में बदल गया। यहां पे आप देखोगे ऑक्सीजन देखो हट गई, ऑक्सीजन क्या होगी, हटना। तो ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ। तो किसका हुआ इसमें अपचयन, किसका हुआ, CuO का Cu में अपचयन। ठीक है, किसके कारण, ऑक्सीजन के हटने के कारण। यहां पे आप देखोगे कि इसमें क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो जुड़ रही है इसका मतलब इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रही है, किसका हुआ, हाइड्रोजन का। H2 का H2O में क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक है, तो ये भी अभिक्रिया कौन सी है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है, जैसे सपोज मान लो एक रिएक्शन रहता हो Mg प्लस Cl। ठीक है, ये आपको ऐसे मतलब बताने के लिए, तो MgCl2। अब इसमें देखो अगर आप Mg को मानते हो तो इसमें ऋण विद्युतीय तत्व Mg के अंदर कौन सा जुड़ रहा है, माइनस वाला जुड़ रहा है। ठीक है, तो Mg का अगर मानते हो तो Mg का क्या हो रहा है यहाँ पे, Mg का MgCl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, हो रहा है क्योंकि ऋण विद्युतीय तत्व इसमें जुड़ रहा है। कारण क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, कारण क्या है इसका, ऋण विद्युत तत्व तत्व जुड़ता है, इसलिए ऋण विद्युत में कौन सा है, Cl जुड़ रहा है इसलिए। ठीक है, अगर मैं Cl का लूं तो Cl का लूंगा तो क्या होगा, अगर Cl का लेता हूं तो क्या होगा, तो Cl2 का MgCl2 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, किसके कारण हो रहा है, कारण इसका क्या है, धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है, धन विद्युत तत्व जुड़ता है या वृद्धि होती है। ठीक है, धन विद्युतीय तत्व कौन सा है यहाँ पे, Mg है। कौन सा है, Mg। तो Mg यहाँ पे इसमें जुड़ रहा है Cl2 में, तो यहाँ पे भी ये दोनों हो रहे हैं, यहाँ पे भी क्या हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं, दोनों आ सकते हैं इसके अंदर। अगर Mg का बोले तो Mg का तो ऑक्सीकरण है, Cl का बोले तो Cl का क्या है, रिडक्शन है, अपचयन है। ठीक है, इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी बोला जाता है। ऑक्सीकरण को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड अपचयन को बोला जाता है रिडक्शन। क्या बोला जाएगा इसको, रिडक्शन, अपचयन। ठीक है, इसको बोला जाएगा अपने को ऑक्सीकरण। तो इंग्लिश में भी ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ये है रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें दोनों होते हैं। ठीक है,
और ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। अच्छा, इसमें ही एक, चलो एक नेक्स्ट पे समझ। अब देखो एक जो है, समझना, ZnO है प्लस जो है वो कार्बन जो है वो यहाँ पे अपन लेते हैं, तो बन जाता है Zn प्लस CO बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बोला जाता है, इसको बोला जाता है कार्बन मोनो ऑक्साइड। ये बहुत विषैली गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहां पे आप देखोगे कि Zn का क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन हट रही है तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, सॉरी अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है इसका, ऑक्सीकरण नहीं, अब क्या हो रहा है इसका, अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन हट रही है और हटने पे क्या होती है, कमी होती है, तो क्या होता है इसका अपचयन हो रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन कार्बन का यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन जुड़ गई है तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। अब एक चीज यहाँ पे समझने की वाली जो है वो ये है कि कई बार पूछा जाता है, सुनो यहाँ पे जो है कि भाई जो Zn, अगर Zn देखो आया, Zn का खुद का तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, कैसे हो रहा है, ZnO का Zn में हो रहा है। ठीक है, इसमें ऑक्सीकरण किसका होता है, C का CO में, C का ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, C का हो रहा है, किसमें हो रहा है, CO में, और यहाँ पे अपचयन किसका हो रहा है, ZnO का हो रहा है और Zn में। ठीक है, ये याद बात ध्यान रखना। अच्छा, ZnO का खुद का तो हो रहा है अपचयन, लेकिन ये देखो कि ये किसी को जब ये ऑक्सीजन यहां से दे रहा है तो कोई ना कोई लेने वाला भी तो होगा, अगर ले रहा है तो ये मतलब ये दे रहा है और ये कार्बन यहाँ पे ले रहा है, तो ये ऑक्सीकरण में क्या कर रहा है, मदद करवा रहा है, और जो ऑक्सीकरण में मदद करवाता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है, तो ये क्या है यहाँ पे ऑक्सीकारक है। ठीक है, और ये जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, ये क्या है, यहाँ पे कार्बन जो है वो कैसा है, अपचायक है, अपचायक है। ठीक है, तो सीधी सी बात याद ये रखनी है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक है, वो क्या है, अपचायक है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और जिसका जिसका अपचयन होता है वो क्या है, वो ऑक्सीकारक है, वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, जिसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। तो ये बात ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीकरण वो अपचायक है, जिसका अपचयन वो ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक है, जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, ओजोन है O3, क्लोरीन है Cl, हाइड्रोजन है परऑक्साइड है H2O2, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, ठीक है, आदि। अपचायक वह पदार्थ होते हैं जिसका जो अपचयन करता है, ठीक है, और स्वयं कैसा हो जाता है, ऑक्सीकृत होता है, खुद का तो ऑक्सीकरण होगा लेकिन अपचयन करवाने में मदद करेगा, अर्थात जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन क्या है, सल्फाइड, ठीक है, H2S, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, अपचायक का कहलाते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक का कहलाते हैं। अब है संसारण। संसारण का मतलब क्या होता है, जंग लगना। देखो जंग जो है अपन समझते हैं कि लोहे पे ही लगता है, इसके अलावा किसी पे भी नहीं लगता, लेकिन संसारण का मतलब होता है कि धातुओं पे एक अवांछित जो है वो लेयर फॉर्म हो जाती है जो उसको सड़ाती है। कैसी होती है, अवांछित परत बनती है, तो वो उसको क्या करती है, सड़ाती है। ठीक है, धीरे धीरे उसको क्या कर देती है, डिकम्पोज कर देती है, खराब होती है। लोहे पे जंग लगता है, अभी बताया किसका लगता है, ऑक्साइड का।
ठीक है, और इसके लिए जरूरत क्या होती है, ऑक्सीजन, जल एवं नमी, जल एवं वायु की उपस्थिति में लगता है। तांबे पे हरी परत चढ़ जाती है, ये ऊपर लगता है कार्बोनेट का, कार्बोनेट का लगता है इसमें, ठीक है, और इसमें जल प्लस चाहिए क्या, CO2। चांदी पे लगता है किसका, सल्फाइड का, इसका लगता है सल्फाइड का, ठीक है, तो सल्फाइड पर लगता है। एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम पे लगता है किसका, ऑक्साइड का, यानी ऑक्सीजन और जल चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये कैसा होता है, ये प्रोटेक्टिव है, यानी खुद की रक्षा। ये परत बनने के बाद में, परत बनने के बाद ये एल्यूमिनियम को संसारण से बचाती है, संसारण से बचाती है, ठीक है, यानी ये अभिक्रिया नहीं करती, अभिक्रिया नहीं करती, ठीक है। ये परत जब छट जाती है एल्यूमिनियम के ऊपर, तो एल्यूमिनियम जो होगी वो आगे और रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तो एल्यूमिनियम पे जंग लगना अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि उसके जो ऊपर जो एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड की जो परत बन जाती है वो उसको क्या कर देती है, और अभिक्रिया करने नहीं देती है, जिससे एल्यूमिनियम पे खराब नहीं होता है। एक होता है विकृत ग्रंथिया, जिसको बोलते हैं रेंसिडिटी, इसको बोलते हैं कोरेजन, कोरेजन, ठीक है, और इसको बोलते हैं रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी विकृत ग्रंथिया, देखो क्या होता है इसके अंदर, जो ऑयली जो फूड आइटम होते हैं जिनको फ्राई करके या इस तरह से बनाए जाते हैं, उनको अगर डिब्बे में रखते हैं तो कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, वो उसमें गंध मारना स्टार्ट कर लेता है, यानी उसकी गंध और स्वाद दोनों बदल जाते हैं। इसका कारण होता है कि उसका ऑक्सीडेशन से होता है, ऑक्सीकरण के कारण, ठीक है। तो देखो, वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखने पर उसमें उत्पन्न होने वाली विकृत गंधिता, जिससे उसमें क्या हो जाएगा, उत्पन्न क्या हो जाएगा, उसका स्वाद बदल जाता है, स्वाद एवं उसका जो गंध क्या हो जाती है, बदल जाती है, बदल जाती है, ठीक है। और बदल जाने के कारण वो अपने को अच्छे नहीं लगते, और ये किसके कारण होता है, ऑक्सीकरण के कारण होता है, ये ध्यान रखना किसके कारण है, ये मेन चीज इसमें क्या याद रखिए कि ऑक्सीकरण के कारण, फूड का क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण को रोकने के लिए कोई ऐसा एजेंट मिलाना पड़ेगा जो ऑक्सीकरण को रोके, यानी ऑक्सीजन को जाने से रोके, तब ये बात बन सकती है कि वो उसकी विकृत गंधिता को अपन रोके, ठीक है। पहले जब मैं भी जब चिप्स जो आती है, ठीक है, अलग अलग कंपनी की, जैसे लेज की लाते हैं अंकल चिप्स आती है, ठीक है, तो जैसे चिप्स जो है उसकी जो थैली जो है या कुरकुरे की जो है, तो उसमें देखते थे कि छोटे जो थे कि भाई बड़ा इतना पैकेट आता है, लेकिन जब खोलते हैं तो उसमें गिन के 5 या 6 जो होती है इसमें चिप्स अपने को मिलती है। तो ये देखा गया कि भाई इतना सारा हवा जब भरी है, इतनी सारी हवा क्यों भरते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अब जाके पता लगता है कि जो हवा भरी है वो इसलिए भरी है कि उसके अंदर जो हवा जो है वो उसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन गैस है। कौन सी गैस है उसके अंदर, नाइट्रोजन गैस है। और ये नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ये ऑक्सीजन को जुड़ने से रोक देती है, ठीक है। ये क्या होती है, कम क्रियाशील होती है, कम सक्रिय गैस है, और ये क्या करती है, उस खाने को या चिप्स की जो है, ठीक है, कुरकुरे है, ठीक है, उनको ऑक्सीकरण होने से रोकती है। तो ठीक है, तो ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी ऑक्सीडेंट है, ठीक है। ये क्या करेंगे, प्रति ऑक्सीकारक है, या फिर इसको बोलेंगे नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, प्रति ऑक्सीकारक है, प्रति ऑक्सीकारक है। ये ऑक्सीकरण को क्या करता है, रोकता है, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है कि खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए उसमें कौन सी गैस को भरा जाता है या ऑक्सीकरण को रोकने के लिए, तो ध्यान रखना नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। अब ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, वह संख्या जो किसी अणु या आयन में परमाणुओं पे आवेशों की संख्या को बताती है। आवेश कितना है उसके ऊपर, जैसे मैंने लिखा सोडियम पे 1 होता है, एल्यूमिनियम पे जैसे +3 होता है, कॉपर पे +2 होता है, ठीक है, 1 भी होता है, कैल्शियम पे +2 होता है, ठीक है, O2 पे -2 होता है, ऑक्सीजन पे क्या होता है, -2 होता है। तो इस तरह से जो है वो अपने को संयोजकता उसके ऊपर आवेशों की संख्या जो है आवेशों की संख्या बताती है। उस अणु में आयनों को से सभी परमाणुओं को
संभावित आयनों के रूप में पृथक किया जाता है। ठीक है, इनको अलग अलग भी कर सकते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में इसको इंगित किया जाता है, इसको बोला जाता है ये ऑक्सीकरण अवस्था। धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है ये। ठीक है, जैसे सपोज मान लो एक है पोटेशियम पर मैग्नेट जिसमें KMnO4 रहता है, ये 4 है। तो देखो पोटेशियम पर मैग्नेट जो है KMnO4 होता है। ठीक है, तो देखो K की जो वैलेंसी जो है अपने, अगर आपको पूछे कि यहाँ पे Mn की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, ठीक है, ये अपने को पूछे, Mn की पूछे, तो देखो K की होती है +1, ठीक है, Mn की जो है अपने को ज्ञात करनी है x है, और ऑक्सीजन की जो होती है O की होती है वो -2 होती है, K की जो होती है वो +1 होती है, तो इसकी कितनी होगी -2 हो गई, और इंटू कितने हैं 4 है, और बराबर कितना है 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, ठीक है, प्लस x, और ये हो गया -8, कितना हो गया -8, ठीक है, इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, ये 8 और ये कितना हो गया, तो x माइनस के कितने हो गए 7 बराबर 0, और x बराबर कितना आ जाएगा +7। तो यहाँ पे Mn की जो ऑक्सीकरण जो है वो कितनी है +7 है, कितनी है +7 होती है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी की भी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किसी की भी ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी है तो इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो Mn की कितनी बताइए +7 बताइए, कितनी बताइए +7। ठीक है, तो ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप जिस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ता है, या ठीक है, ऑक्सीकरण में तो क्या होगा, जो सीधी सी बात है कि उसका मान क्या होगा, ऑक्सीकरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अपचयन में परिणाम स्वरूप ऑक्सीकरण की संख्या का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। देखो कैसे, प्लस आ रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, और अपन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का त्याग जितना करेगा वो उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, और माइनस का मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो ग्रहण करेगा सीधी सी बात है, तो उसका क्या होगा, अपचयन होगा। तो ये है अपने ऑक्सीकरण संख्या, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी। तो ये थी अपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, वापस इसको रिवाइज करना अच्छे से, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।